गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं मराठा शासक शिवाजी के बारे में, जिनका समय रहा है 1627 से 1680। देखिए, मराठा की जब बात आती है तो शिवाजी का नाम सबसे पहले आता है। शिवाजी है वो मराठा सरदार साहसजी भोसले और जीजाबाई की संतान थे। ठीक है, यानी पिता का नाम साहसजी भोसले, माता का नाम था जीजाबाई, और इनका जन्म 20 अप्रैल 1627 को महाराष्ट्र के समीप सिवनेर में हुआ था। यानी कहाँ हुआ था? सिवनेर का दुर्ग है महाराष्ट्र के समीप पूना में। 1627 20 अप्रैल को हुआ था। और शिवाजी का जो बाल्यकाल है वो संरक्षक दादा कोंडदेव की देखरेख में और माता जीजाबाई की गोद में व्यतीत हुआ है। देखो, बाल्यकाल ऐसा क्यों रहा? इसका कारण ये रहा है क्योंकि शिवाजी के जो पिता थे साहसजी भोसले, उन्होंने एक अन्य महिला तुकोजी मोहिते से शादी कर ली थी और उसी के साथ वो रहने लगे थे और बीजापुर में रहने लगे थे। इसलिए ये जीजाबाई और शिवाजी उनसे दूर पुणे में रहने लग गए थे और इनको अपने दादा कोंडदेव का संरक्षण मिला और माता जीजाबाई की गोद मिली। शिवाजी को अपनी माता और दादा संरक्षक द्वारा हिंदू धर्मशास्त्रों के साथ साथ सैनिक शिक्षा भी दी गई थी। ठीक है, शिवाजी ने बाल्यावस्था में ही रामायण, महाभारत तथा दूसरे हिंदू शास्त्रों का पूरा ज्ञान ले लिया और 12 वर्ष की आयु में उन्हें अपने पिता की जागीर पुनः प्राप्त हो गई थी। यानी शिवाजी को किस वर्ष में अपने पिता की जागीर पुनः प्राप्त हुई? तो 12 वर्ष की आयु में। ठीक है, और 12 वर्ष की आयु में जब ये प्राप्त हो गई तब उसके खिलाफ बाद में उनका जो अभियान है वो शुरू हुआ। तो उनका जो अभियान है वो शुरुआत करते हैं बीजापुर के अभियान से, यानी बीजापुर का सैन्य अभियान। देखिए, शिवाजी हैं जिनका तस्वीर अपन नीचे देख रहे हैं, इनके जीवन काल के प्रारंभिक सैन्य अभियानों में बीजापुर के विरुद्ध सैन्य अभियान है वो प्रसिद्ध है। देखिए, बीजापुर का सुल्तान था मोहम्मद आदिल शाह और वो लंबी बीमारी से घिरा हुआ था। कौन? मोहम्मद आदिल शाह लंबी बीमारी से घिरा हुआ था और मृत्यु शैया पर पड़ा था। इसलिए उसका राज्य है वो क्या था? अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। 1646 में शिवाजी ने बीजापुर के तोरण, ठीक है, बीजापुर के तोरण नामक नवगर पहाड़ी पर किले पर अधिकार कर लिया। यानी तोरण का दुर्ग है वो सबसे पहले 1646 में किसने कब्जे में कर लिया? ये शिवाजी ने कर लिया। ठीक है, तो तोरण का दुर्ग उनके सबसे पहले अधिकार में आया। वो किस क्षेत्र का था? बीजापुर का। इस किले से उसे 2 लाख हूण का खजाना मिला। हूण यहाँ क्या है? हूण एक मुद्रा है। ठीक है, शिवाजी ने इस धन से अपनी सेना का विस्तार किया और तोरण किले से 5 मील दूर पूर्व दिशा की ओर, ठीक है, मुरुम्बगढ़ के शत विक्षिप्त गढ़ को वापस नया रूप दिया, उसका जीर्णोद्धार कराया और उसका नाम राजगढ़ रख दिया। यानी शिवाजी ने तोरण दुर्ग प्राप्त करके जो 2 लाख हूण प्राप्त किए थे उसके द्वारा उसने मुरुम्बगढ़ सख्त विक्षिप्त दुर्ग को नया रूप दिया, उसे राजगढ़ नाम दिया। शिवाजी द्वारा बीजापुर के प्रमुख मंत्रियों को घूस देकर अपनी ओर मिला लिया गया, जिसके कारण बीजापुर के सुल्तान की हालत वो कमजोर हो गई और शिवाजी ने जब बीजापुर के खिलाफ कार्रवाई की तो उनको कोई बड़ी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन इन कार्रवाई से शिवाजी की शक्ति है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। शिवाजी की इस बढ़ती हुई शक्ति से सुल्तान आदिल शाह भयभीत हो गया था। यहाँ तक कि बीजापुर का कोई भी सेनापति है वो शिवाजी के विरुद्ध अभियान करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में अफजल खां नामक सेनापति यह कहते हुए आगे आया कि मैं अपने घोड़े से उतरे बिना ही शिवाजी को बंदी बनाकर ले आऊँगा। लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात मैं क्लियर कर दूँ कि देखिए, ये 1659 का आगे जिक्र आ रहा है, ठीक है, लेकिन 1656 के अंदर ही आदिल शाह की मृत्यु हो चुकी थी। अब उसका पुत्र है उसने सत्ता प्राप्त कर ली थी, लेकिन पुत्र है वो भोग विलास में डूब गया, उसे राज्य संभाल में नहीं आया। तब उसकी माता ने राज्य अपने हाथ में लिया था और उस माता ने ही अफजल खां को तैयार किया था। यानी ये जो बात है वो अफजल खां के साथ आदिल शाह की पत्नी के द्वारा की गई थी और उसकी पत्नी को उन्होंने कहा था कि मैं घोड़े से उतरे बिना शिवाजी को बंदी बनाकर ले आऊँगा। बाकी वो शिवाजी के खिलाफ जाने के लिए तैयार ही नहीं था। तो 1659 के अंदर अफजल खां बड़ी फौज लेकर शिवाजी के विरुद्ध रवाना हो गया। अफजल खां है उसने छल कपट का सहारा लेते हुए अपने दूत कृष्णाजी भास्कर को किसके पास भेज दिया? शिवाजी के पास भेजा और संधि वार्ता का
प्रस्ताव लेकर भेजा। शिवाजी है वो अफजल खां के जो संधि वार्ता के पीछे छिपे हुए मंतव्यों को समझ सकते थे। क्यों? क्योंकि वो बड़ा चतुर आदमी था। यानी कृष्णाजी भास्कर है उसको किसने भेजा? उसको भेजा अफजल खां ने, और इसलिए भेजा कि वो जाके शिवाजी से बात करे और शिवाजी है वो संधि का प्रस्ताव स्वीकार कर ले और अफजल खां से मिल ले। निश्चित दिन शिवाजी वस्त्रों के नीचे कवच और लोहे की टोपी पहनकर अफजल खां से मिलने पहुंचे, लेकिन शिवाजी खुद तैयार थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, लोहे का कवच अपने वस्त्रों के नीचे पहन लिया और लोहे की टोप उन्होंने पहन ली। और अब उन्होंने अपनी सुरक्षा के मद्देनजर बाएं हाथ में बाघ नख और सीधी बाह में बिछवा नामक एक तेज कटार छुपा ली। ठीक है, यानी बाएं हाथ में बाघ नखे थे जिनमें मतलब बड़े बड़े नाखून से होते हैं, धातु का बना होता है, और इसी प्रकार सीधी बाह में उसने बिछवा नामक तेज कटार छुपा रखी थी। मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान अफजल खान ने क्या किया, शिवाजी को खुशी से खुशी गले लगाया और धीरे धीरे वो उसकी गर्दन दबोचने लगा, और गर्दन दबोच कर उसने दूसरे हाथ से तलवार से, यानी एक हाथ उसने शिवाजी की गर्दन दबोची और दूसरे हाथ से उसने तलवार से उसकी पीठ पर वार किया। ठीक है, लेकिन वो शिवाजी का कुछ नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि शिवाजी पहले से ही चौकन्ने थे और उन्होंने इसकी हरकत देखते ही शिवाजी ने बाघ नख का प्रयोग करके अफजल खां के पेट में घुसेड़ दिया और बाद में वो कटार मार दी। इस प्रकार अफजल खां का वध हो गया था। अब अफजल खां के मरते ही इधर जो जंगलों में छिपे हुए मराठा सैनिक थे उन्होंने शिवाजी का जैसे इशारा प्राप्त किया, उन्होंने वहां आक्रमण कर दिया और बीजापुरी सेना को खदेड़ कर वहां पर लूटपाट कर ली। इस प्रकार शिवाजी के द्वारा अफजल खां को मारने से शिवाजी की प्रतिष्ठा है उसमें अद्वितीय वृद्धि हो गई, और अफजल खां के बाद भी बीजापुर ने शिवाजी के विरुद्ध अनेक अभियान भेजे, लेकिन किसी को कोई लाभ नहीं हुआ। इस प्रकार अफजल खां को मारकर शिवाजी ने अपने आप को साबित कर दिया था। अब शिवाजी और मुगल। देखिए, शिवाजी की बढ़ती शक्ति ने औरंगजेब को चिंतित कर दिया था। ठीक है, अब औरंगजेब मुगल शासक ऐसे शक्तिशाली को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो उसने क्या किया, शिवाजी के दमन करने के लिए अपने मामा शाइस्ता खां को चुना। ठीक है, शाइस्ता खां कौन थे? औरंगजेब के मामा थे। तो उन्होंने शाइस्ता खां ने क्या किया, दक्षिण की तरफ प्रस्थान किया, क्योंकि औरंगजेब ने उनको दक्षिण का सूबेदार बना दिया। शीघ्र ही शाइस्ता खां वहां चले गए और उन्होंने पुनः पर अधिकार कर लिया। वहीं से शिवाजी के विरुद्ध वो कार्रवाई का संचालन करने लग गए। यानी शाइस्ता खां कहाँ पहुंचे, पूना पर अधिकार किया, वहीं से शिवाजी के विरुद्ध वो कार्रवाई करने लग गए। शाइस्ता खां पूना के लाल महल में ठहरे। ध्यान रखें, यहाँ कौन सा महल है? लाल महल। पूना के लाल महल में ठहरे। ये लाल महल वो महल था जहां शिवाजी का बचपन बीता हुआ था, और वो उस महल के एक एक कोने कोने से भी परिचित था, उसके गुप्त रास्ते से भी परिचित था। उसको ये भी पता था कि इस महल की कौन सी दीवार कच्ची जिसको बाद में बनाया गया, ये रास्ता बंद किया गया, सब उसको पता था। तो ये यहाँ लगभग 2 साल तक शाइस्ता खां रहा था। इसने पूना के इस लाल महल के अंदर को अपना केंद्र बना रखा था। एक दिन अचानक 15 अप्रैल 1663 की संध्या शिवाजी लगभग 400 सैनिकों के साथ पूना आ गए। ठीक है, कब आए? 15 अप्रैल 1663 को संध्या को आए। लगभग 400 सैनिक उनके साथ थे, पूना पहुंचे। जब ये शाइस्ता खां के निवास पर पहुंचे तो मुगल रक्षकों ने उनको रोक दिया, लेकिन शिवाजी ने, अन्य सैनिकों ने उनको ये कहा कि वो तो मराठे सैनिक हैं, लेकिन वो मुगलों के ही सैनिक है, मुगल सेना के ही सैनिक है, और मुगल सेना के वफादार अपने अपने स्थानों पर जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार किसी को कोई शक नहीं हुआ और अर्धरात्रि के समय शिवाजी ने अपने सैनिकों के साथ शाइस्ता खां के डेरे पर मारकाट शुरू कर दी। इस मारकाट में शाइस्ता खां भाग रहा था, तो उसको भागते हुए उसकी एक अंगुली कट गई, किंतु रात्रि का अंधकार का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। लेकिन उस संघर्ष के अंदर काफ़ी मुगल सैनिक भी मारे गए थे, और उसके शाइस्ता खां का एक पुत्र, 6 पत्नी और अन्य लोग मारे गए। इस अभियान की जानकारी जब औरंगजेब को मिली कि शाइस्ता खां इस प्रकार जान बचाकर भाग गया, असफल हो गया, तो वो बड़ा क्रोधित हुआ। उसने शाइस्ता खां को उसकी असफलता का दंड देने के लिए बंगाल भेज दिया। यानी अब शाइस्ता खां को किधर भेज दिया गया? बंगाल। ठीक है, शाइस्ता खां के बाद औरंगजेब ने शिवाजी के दमन के लिए किसको चुना? अब उस शिवाजी ने, यानी पहले बीजापुर की तरफ से कौन आया था? अफजल खां आया था, लेकिन अब औरंगजेब ने किसको भेजा था? शाइस्ता खां को, जो मामा था।
शाइस्ता खां असफल हो गया तो अब जा रहा है शहजादा मुअज्जम और उसके साथ जा रहे मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह, ये जा रहे हैं। लेकिन वे भी इस काम में असफल रहे क्योंकि दोनों की कोई दिलचस्पी शिवाजी के अंदर नहीं थी। इसे शिवाजी का हौसला बढ़ गया और वह निर्भय होकर मुगल प्रदेशों में लूटपाट करने लग गए। जनवरी 1664, ये एक बड़ी इतिहास की जबरदस्त तारीख है। जनवरी 1664 में शिवाजी ने सूरत जैसे एक समृद्ध शहर को लूटा। किसको लूटा? सूरत जैसे एक समृद्ध शहर को उसने लूटा और वहां से उसे काफी धन संपत्ति प्राप्त हुई और 1 करोड़ रुपए के लगभग उसे आभूषण रत्न आदि हाथ लगे थे सूरत से। तो ये औरंगजेब के लिए बड़ी चोट वाली बात थी। अब औरंगजेब ने आमेर के कुशल राजनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ मिर्जा राजा जय सिंह को बुलाया और उसके सेना नायक दिलेर खां और ताज खां को भेज दिया। यानी अब औरंगजेब ने किसको भेज दिया? कूटनीतिज्ञ मिर्जा राजा जय सिंह जो आमेर के थे, उनके साथ सेना नायक दिलेर खां और ताज खां को भी भेज दिया। अब मिर्जा राजा जय सिंह ने कहा कि हम शिवाजी को वृत्त के घेरे की तरह बांध लेंगे, ठीक है, यानी चारों तरफ से घेरने का कोशिश करेंगे। कूटनीतिज्ञ जय सिंह ने ऐसा ही किया। उसने शिवाजी के विरोधियों का पता लगाया, उनको प्रलोभन दिया, अनेक मराठों को प्रलोभन देकर अपने अधीन कर लिया, अपने पक्ष में कर लिया। इस प्रकार मराठा राज्य पर आक्रमण करते उन्होंने शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया। इस प्रकार पुरंदर के किले में जब शिवाजी गिर गए तो उनको मजबूर होकर जून 1665 में जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि करनी पड़ी। बहुत ही बड़े इतिहास की संधि है पुरंदर की संधि। देखिए, पुरंदर की संधि जून 1665 को हुई है और वो आमेर के राजा मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई है। अब इस संधि में क्या क्या शर्तें ऐसी थी? देखिए, इस संधि के तहत मुगलों को 23 दुर्ग देने थे, यानी 23 दुर्ग जो शिवाजी के पास थे वो उन्होंने मुगलों को देने स्वीकार कर लिए और आवश्यकता पड़ने पर बीजापुर के विरुद्ध मुगलों की सहायता करने का आश्वासन भी शिवाजी ने दिया। हाँ, इस संधि में ये बात शामिल थी कि शिवाजी को व्यक्तिगत रूप से दरबार में उपस्थित होने के लिए कभी बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। और जब ये संधि हुई थी तो फ्रांसीसी यात्री बर्नियर मौजूद था। कौन मौजूद था? यानी पुरंदर की संधि के समय कौन फ्रांसीसी यात्री या विदेशी यात्री मौजूद था? तो वो था बर्नियर। संधि की धाराओं में यह स्पष्ट उल्लेख था कि शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ कि शिवाजी ने जय सिंह ने शिवाजी को आगरा चलने के लिए तैयार कर लिया। अब संभवतः शिवाजी ने भी मुगल दरबार से संपर्क तथा उत्तरी भारत की स्थिति को जानने के लिए इस मुलाकात को एक अच्छा अवसर समझा होगा और उसने मुगल दरबार में जाने के लिए हाँ भरी होगी। और मई 1666 में शिवाजी आगरा के मुगल दरबार में उपस्थित हुए। यहाँ ध्यान रखें, मिर्जा राजा जय सिंह खुद उनके साथ नहीं थे, उनके पुत्र राम सिंह उनके साथ थे, ठीक है, वो दक्षिण में ही रह गए। इस प्रकार शिवाजी कहाँ पहुंचे? मुगल दरबार में। कहाँ पहुंचे? आगरा। वहां आगरा में औरंगजेब ने शिवाजी को उचित सम्मान नहीं दिया, बल्कि उनके प्रति एक रूखा व्यवहार किया और मनसबदारों की तीसरी पंक्ति में खड़ा कर दिया। शिवाजी ने जब देखा कि जसवंत सिंह है उनके सामने खड़ा है तो वो दुखी हो गए, क्योंकि शिवाजी है वो उनके आगे वाली पंक्ति में खड़े थे, उनके पीछे जसवंत सिंह आगे खड़े हैं, शिवाजी पीछे खड़े हैं। तो शिवाजी को सामने। दूसरी बात, ये जसवंत सिंह को और अन्य सेना नायकों को जो पुरस्कार बांट रहे हैं औरंगजेब, उन पुरस्कारों से शिवाजी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा उपेक्षा भरी दृष्टि औरंगजेब के द्वारा शिवाजी की तरफ डाली जा रही थी, तो इससे शिवाजी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने क्या कह दिया कि जिस जसवंत सिंह की पीठ मेरे सैनिकों ने देखी थी, मुझे उसके पीछे खड़ा होना पड़ रहा है, ये कहा। दरबार में उनको सम्मानजनक व्यवहार नहीं मिला तो वो नाराज हो गए और वहां से वो उस दरबार से बाहर आ गए, ठीक है। और बाहर आए तो मिर्जा राजा जय सिंह के पुत्र राम सिंह भी उनके साथ बाहर आए और वो बाद में औरंगजेब के कहने पर राम सिंह है वो क्या किया, उन्होंने शिवाजी को अपने निवास पर ले गए। तो इस प्रकार वो राम सिंह के निवास पर आ गए। औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर भवन में बंदी बनाने का मानस बना लिया और बाद में उन्होंने जयपुर भवन में बंदी भी बना लिया। यानी शिवाजी को कहाँ बंदी बनाया गया? जयपुर भवन में, और उनको मार डालने का निश्चय किया गया। लेकिन
शिवाजी ने हिम्मत से काम लिया, धैर्य से काम लिया और अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने एक चाल चली, वो बीमार होने का बहाना करने लगे और इस बीमारी को दूर भगाने के लिए उन्होंने दुख परंपरा के अनुसार दीन दुखियों को मिठाई फल आदि दान भेजना शुरू कर दिया। इस प्रकार दीन दुखियों के लिए बंदी गृह से रोज क्या जाने लगे, मिठाई फल आदि जाने लगे। तो ये बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में जाते थे, इसलिए बड़े बड़े टोकरे मिठाई फलों के जाते थे। जब ये बाहर जाते थे टोकरे, तो पहरेदार है उन टोकरों की जांच पड़ताल करते थे। लेकिन ये काम जब लगातार चलने लगा तो वो जांच करने वाले इस जांच के प्रति लापरवाह हो गए और ऐसा ही मौका कौन ढूंढ रहे थे, ऐसा ही मौका शिवाजी ढूंढना चाह रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दिन अवसर देखकर शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को साथ लिया और फल के टोकरों में बैठ गए और बंदी गृह से टोकरों के अंदर बैठकर बाहर निकल गए। अब वो बाहर निकले तो पीछे से लोगों को शक न हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने सौतेले भाई हिरोजी को, यानी जहाँ शिवाजी बंदी थे वहाँ उन्होंने अपने भाई, सौतेले भाई थे हिरोजी, उनको कंबल उड़ाकर लिटा दिया ताकि लोगों को ये रहे कि शिवाजी यहाँ लेटे हुए। इस प्रकार वो उनको बहलावे में छोड़कर निकल भागे। अब बंदी जीवन से वो भागे तो महाराष्ट्र की तरफ जाने के बजाय मेरठ की तरफ निकले ताकि सेना उनको पकड़ने के लिए पीछे आए तो महाराष्ट्र में ढूंढे, उल्टी दिशा में ढूंढे और मेरठ पहुंचकर वो लुटते पिटते किसी प्रकार वो बाद में महाराष्ट्र पहुंचे। इस प्रकार वो बंदी गृह से निकलने में आसानी से कामयाब हो गए। लेकिन इन यात्राओं के दौरान, इस संघर्ष के दौरान है उनका जो स्वास्थ्य था वो धीरे धीरे काफी गिरने लगा था। ठीक है, उधर नया मुगल सूबेदार मुअज्जम बना, वो आराम तलब था और उसका सहयोगी था जसवंत सिंह, वो शिवाजी से सहानुभूति रखता था और दोनों इस समय युद्ध करना नहीं चाहते थे। 1667 में क्या हुआ, 1667 के अंदर जसवंत सिंह की मध्यस्थता से मुगलों और मराठों के बीच एक संधि हो गई। इस संधि के अनुसार क्या हुआ कि औरंगजेब ने शिवाजी को स्वतंत्र शासक के रूप में स्वीकार कर लिया और उसे एक राजा की उपाधि दे दी। ये बात कब की है, 1667 की। इस संधि के बावजूद औरंगजेब शिवाजी के विरुद्ध चाल चलने से बाज नहीं आया। इस कारण 1770 में शिवाजी ने सूरत को पुनः लूटा और अपने खोए हुए प्रदेशों पर अधिकार करना उसने शुरू कर दिया। ठीक है, यानी सूरत को उसने वापस लूट लिया और कहते हैं कि लगभग 66 लाख रुपए का धन उस समय उसे प्राप्त हुआ था। कितना, 66 लाख का। अब है राज्याभिषेक। देखो शिवाजी ने क्या किया, अब अपना राज्याभिषेक करवाने का प्रयास किया, लेकिन महाराष्ट्र के जो ब्राह्मण थे उन्होंने इनका राज्याभिषेक करने से मना कर दिया। क्यों कर दिया, उन्होंने कहा कि ये क्षत्रिय नहीं है, ये कहते हुए मना कर दिया। तब शिवाजी ने क्या किया, बनारस के प्रसिद्ध ब्राह्मण, ठीक है, गंगा भट्ट के पास बात पहुंचाई। उन्होंने जून 1674 में आकर राजधानी रायगढ़ में किसका राज्याभिषेक किया, शिवाजी का राज्याभिषेक किया। इस प्रकार गंगा भट्ट नामक ब्राह्मण ने बनारस से आकर शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में जून 1674 में किया और छत्रपति, ठीक है, छत्रपति, हिंदू धर्मोद्धारक, गो ब्राह्मण प्रतिपालक आदि की उपाधियां शिवाजी ने उस समय धारण की थी। कौन कौन सी, छत्रपति, हिंदू धर्मोद्धारक और गो ब्राह्मण प्रतिपालक। शिवाजी के अंतिम दिन बड़ी चिंता में डूबे थे। क्यों, क्योंकि एक तरफ तो वे अपने पुत्र संभाजी के मुगलों की शरण में जाने के कारण दुखी थे। कारण ये था कि संभाजी वो भोग विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और अपने पिता की अवहेलना करता था और पिता के द्वारा जब उनको पनाला के दुर्ग के अंदर बंदी बना दिया गया तो एक बार मौका देकर वो अपनी पत्नी के साथ भागकर मुगलों के पास पहुंच गए। इस प्रकार संभाजी परेशान थे कि उनका पुत्र संभाजी है वो मुगलों शरण में चला गया। इधर इनकी दूसरी पत्नी, शिवाजी की दूसरी पत्नी थी सोयराबाई, वो अपने पुत्र राजा राम को उत्तराधिकारी बनाने के लिए षड्यंत्र रच रही थी। इन्हीं विकट परिस्थितियों के अंदर अप्रैल 1680 के अंदर शिवाजी की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो शिवाजी की इस प्रकार मृत्यु बड़ी विकट परिस्थितियों के अंदर हुई थी। तो जो नव संचार लोगों के अंदर शिवाजी ने पैदा किया था वो अब नहीं रहा। ठीक है, और जिस स्वतंत्र राज्य, हिंदू राज्य की स्थापना के लिए वो लगातार संघर्ष कर रहे थे
वो अंतिम समय में इस प्रकार खड़ा हो जाएगा, ये उन्होंने कल्पना भी नहीं की। हालांकि वो खुद ऐसा करने में कामयाब जरूर हुए थे। इसी बात पर सर यदुनाथ सरकार ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि शिवाजी हिंदू प्रजाति का अंतिम प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता शासक था। यानी हिंदू प्रजाति का अंतिम प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता किसके कहा गया है? शिवाजी को। किसने कहा? यदुनाथ सरकार ने। जिसमें महाराष्ट्र के रंगमंच पर वो शिवाजी आए, उसमें मराठी विदेशी शासकों के अधीन दक्षिण में बिखरे हुए थे और शिवाजी ने उन्हें संगठित किया और स्थायित्व प्रदान किया, एक राष्ट्र का निर्माण करने के लिए उनको तैयार किया, मुगलों का कड़ा प्रतिरोध किया और मराठा साम्राज्य की उन्होंने स्थापना भी की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं शिवाजी की धार्मिक नीति। ठीक है, देखिए विद्वान ब्राह्मणों को प्रोत्साहन देने में शिवाजी अग्रणी थे और उसके लिए उन्होंने एक अलग पृथक धनराशि की व्यवस्था भी कर रखी थी। हिंदू होने के कारण शिवाजी एक धर्म सहिष्णु शासक भी थे। उन्होंने अपनी मुस्लिम प्रजा को विचार और नमाज की पूरी स्वतंत्रता दे रखी थी, यानी धर्मनिरपेक्ष की तरह काम कर रहे थे। उन्होंने मुसलमान फकीर और पीरों को समान रूप से आर्थिक सहायता दी थी। उन्होंने केलोसी के बाबा याकूत के लिए आश्रम बनाया था। केलोसी के बाबा याकूत के लिए आश्रम बनाए। युद्ध अभियानों के समय उनके सैनिकों के हाथ में अगर कुरान लग जाती थी तो वो मुस्लिम साथियों को पढ़ने के लिए दे दिया करते थे। मुस्लिम इतिहासकार खफी खान ने क्या कहा है? खफी खान ने शिवाजी की धर्म सहिष्णुता व हमले में मिली हुई मुस्लिम महिलाओं व बच्चों के प्रति किए गए सम्मान व्यवहार की प्रशंसा की है। यानी मुस्लिम महिलाओं के साथ युद्ध के दौरान भी वो गलत व्यवहार नहीं करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार उनके व्यवहार की प्रशंसा है वो कौन करते हैं? वो करते हैं खफी खान। कल्याण के बीजापुरी गवर्नर मुल्ला अहमद कौन है? यानी कल्याण के बीजापुरी गवर्नर मुल्ला अहमद की नवायत की सुंदर पुत्र वधु को मराठा सेना ने लूट के साथ शिवाजी को भेंट करना चाहा था, लेकिन शिवाजी ने उसे वस्त्र आभूषण सहित सम्मान वापस बीजापुर भिजवा दिया था। ये उनकी अच्छी भलानसी का एक जीता जागता नमूना है। ठीक है, राज्य सेवा में उन्होंने धर्म के आधार पर कभी कोई भेदभाव नहीं किया। मुसलमानों को सेना तथा जहाजी बेड़े में विश्वसनीय पदों पर उन्होंने नियुक्त किया था। हिंदू स्वराज्य, ठीक है, हिंदू स्वराज्य है। देखो इतिहासकार सरदेसाई के अनुसार शिवाजी महाराष्ट्र तक सीमित न रहकर पूरे भारत में स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है, और इस कथन के पक्ष में कुछ बातें कही जा सकती है जो निम्नलिखित तर्क है। देखिए 1645 में क्या हुआ? 1645 के अंदर आरंभ में शिवाजी ने दादाजी नरस प्रभु को हिंदवी स्वराज्य की योजना के संबंध में लिखा था, जिससे उनका अभिप्राय संपूर्ण भारत के हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता दिलाना था। विचारशील व क्रियाशील मराठों ने उनके विचारों को इसी संदर्भ में समझा भी है। ठीक है, इसके अलावा हम दूसरी बात देखें तो शिवाजी है, उनके द्वारा चौथ और स्वदेशमुखी करों की वसूली संपूर्ण भारत में राज्य विस्तार का ही साधन थे। तीसरी बात देखें कि शिवाजी के आगरा जाने का उद्देश्य अपनी आंखों से शायद उत्तरी भारत की दशा देखना था और जानना था क्या उत्तरी भारत मुगल साम्राज्य के पंजे से मुक्त होने के लिए तैयार है क्या। तो वो इस प्रकार पूरे साम्राज्य को देख रहे हैं। मुगलों से युद्ध करते समय शिवाजी ने राजपूत राजाओं से संघर्ष के स्थान पर मेलजोल की नीति अपनाई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत के गौरवमय अतीत का महिमा मंडन कर आम जनता में देशभक्ति का भाव जगाने के लिए अनेक प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया था। ठीक है, उनमें मराठा जननायक शिवाजी की स्मृति में लोक नायक बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में प्रारंभ किया गया शिवाजी उत्सव भी काफी प्रसिद्ध रहा है। इस प्रकार न केवल शिवाजी अपने समय में बल्कि बाद के समय में भी हमेशा याद किए जाते रहे। धन्यवाद।